अभ्यर्थीगण, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो के 5वां पार्ट लेकर आए हैं स्टेट के लिए, और मेरे वीडियो पर आपका पूरी मैथ का कॉन्सेप्ट केवल मिलेगा, प्रॉब्लम नहीं। चूंकि प्रॉब्लम आप कोई भी किताब उठा के उससे मारिए, केसीसी ना हो, एनसीईआरटी हो, उस बुक से आप मारिए, मैं पूरी की पूरी उसको कॉन्सेप्ट जो है मैं केवल क्लियर करूंगा। मैं आपको 11-12 से रिलेटेड मैंने इंटीग्रेशन, डोमेन, रेंज में क्लियर कर चुका हूं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो टेलीग्राम पर पुरुषोत्तम क्लासेस दाऊद नगर है, वहां पर आप क्वेश्चन भेजें, उस ग्रुप में क्यू चलती है, आपका प्रत्येक क्वेश्चन का सोल्व उस ग्रुप में दिया जाता है। तो आज बने रहिए, और आज मैं 10th और 9th के टॉपिक लेके आ रहे हैं। बहुत अच्छे और जोरदार कॉन्सेप्ट है, जो है आपका ट्रेंगल से रिलेटेड, रेखा से रिलेटेड, और बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। तो आइए और बने रहिए और देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं रेखा के बारे में। तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि रेखा कहते किसको है ना। रेखा कहते हैं कि यदि एक रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक जो बनने पर रेखा प्राप्त होती है, उसी को हम लोग रेखा कहते हैं। अर्थात ये देखिए, सपोज दैट दो रेखाखंड है, मान लेते हैं कि ए और ए बिंदु है, और इस बिंदु से अनंत तक इस डायरेक्शन में जा रही है और इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये दोनों जो है आपका रेखा कहलाएगी। ये भी आपका क्या कहलाएगी? रेखा कहलाएगी, ठीक ना। रेखा देखिएगा ध्यान से कि रेखा में जो पॉइंट होते हैं, मैं निम्न पॉइंट को आपको बोर्ड पर लिखता हूं, और पॉइंट को आप देखते चलिए और फिर आप रिमेंबर करते चलिए। चलिए देखिए, मैं रेखा के बारे में मैं बता रहा हूं। सरल रेखा के बारे में आप जानते होंगे, सरल रेखा क्या होता है, और आपका वक्र रेखा के बारे में आप जान रहे होंगे। तो हम कुछ रेखाएं बता दे रहे हैं आपको, बाकी रेखा जो है कि आप अपने से पता ही होगा। तो देखिए, वक्र रेखा हम लोग किसको कहते हैं? कहते हैं वक्र रेखा को वह रेखा जो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर जाती है, यानी एक बिंदु से बी बिंदु तक टेढ़ी मेढ़ी होकर जो रेखाएं जाती है, उस रेखा होकर दिशा हमेशा बदलती जाती है, तो वक्र रेखा कहलाती है। वैसे रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वक्र रेखा कहते हैं। संगामी रेखा, संगामी रेखा होता है कि जब दो या दो से अधिक रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर जाती है, तो उन रेखाएं संगामी रेखा कहलाती है। यानी दो या दो से अधिक रेखाएं, ये रेखाएं आपको दिख रहा है, ए बी, आर एस, पी क्यू, ये एक बिंदु से होकर जा रही है, इस बिंदु से होकर जा रही है। इस तीनों रेखाएं जो हैं, पी क्यू, आर एस और ए बी, ये क्या कहलाएंगे? आपका संगामी रेखा कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? आपका संगामी रेखा कहलाएंगे। इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रेंटल लाइन, कॉन्क्रेंस लाइन, इंग्लिश में को बोला जाता है कॉन्क्रेंस लाइन। अब देखिए, पैरेलल रेखा, पैरेलल लाइन, यानी कहने का मतलब कि अगर ए रे इधर की ओर जा रहा है और ए रे इधर की ओर जा रहा है, तो दोनों का ये पैरेलल लाइन कहलाएगा। लेकिन ये दोनों लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है आपका निश्चित होना चाहिए। अगर दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस अगर निश्चित होता है, तो यह रेखा जो कहलाएंगे आपका समांतर रेखा, समांतर रेखाएं कहलाएंगे, पैरेलल लाइन कहलाएंगे। अब देखिए, यही अगर दो समांतर रेखों, अगर यही कोई दो समांतर रेखों अगर ए और ए रे काटती, इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपका उस पैरेलल लाइन का तिर्यक अस्लेंट लाइन कहलाते हैं, यानी तिर्यक रेखा कहलाते हैं। और तिर्यक रेखा में क्या होता है? ए और ए कोण आपका शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, ई कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, ई कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है, और ए कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण से बराबर होता है। और एक कोण और एक कोण एक ही ओर के अंतःकोण के युग्म होते हैं। तो ये जितने सारे होते हैं, ये आपका जब दो पैरेलल लाइन के एक इंटरसेक्ट करता है, एक तिर्यक लाइन होती है इंटरसेक्ट करती है, तो दोनों युग्म क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आगे आने वाले वीडियो, आगे मैं टॉपिक में मैं इसको समझाऊंगा, अभी केवल यही चलिए। अब आती है आपका संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं क्या होती है? जब एक ही रेखा पर अन्य एक या एक से अधिक होती है। जब एक ही रेखा पर अन्य रेखा एक या एक से अधिक होगा, ये गया, एक और रह गया इसी पर, एक और रह गया इसी पर, तो ये रेखाएं एक दूसरे के क्या कहलाएगी? संपाती कहलाएगी। एक दूसरे की रेखाएं, रेखा क्या कहलाती है?
समपाती रेखा कहलाती है। अब आपका है रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है कि दो एंड पॉइंट, मान लेते हैं कि ए और ए दो एंड पॉइंट है, तो दो एंड पॉइंट के मिलाने वाली रेखा आपका क्या कहलाती है? रेखाखंड कहलाती है। तो ये दो बिंदुओं के बीच के मिलाने वाली रेखा, ये जो मिला रहा है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखाखंड कहेंगे। और रे यानी किसी एक बिंदु से जो निकलती है आपका लाइन, इसको हम लोग रे कहते हैं। किसका? किसी रे का एक जो बिंदु हो, एक छोर हो, वह एंड पॉइंट हो। एक छोर क्या हो? एंड पॉइंट हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रे कहते हैं। अब आइए हम इस पर विशेष चर्चा करते हैं कि आपका एग्जाम में कैसे पूछेगा। ठीक, अब देखिए, अब हम यहाँ पर बता रहे थे कोण के प्रकार। कोण के प्रकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो जो मुख्य हमें जरूरत है बस केवल मैं बता दे रहा हूँ। न्यून कोण, वह कोण जिसका मान 0 डिग्री से अधिक और 90 डिग्री से छोटा होता है, तो क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। यानी पूछेगा आपका इसमें कि न्यून कोण कौन कहलाएंगे, डायग्राम दे देगा और इस तरह से देगा 0 से ग्रेटर देन एंगल एबीसी इज ग्रेटर लेस देन 90 डिग्री। तो जो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण कहलाते हैं। ठीक है। अब आ जाइए समकोण, जिसको राइट एंगल कहते हैं। समकोण का इंग्लिश में बोला जाता है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होते हैं वह कोण जिसका एक कोण का मान 90 डिग्री हो। जब एक कोण का मान 90 डिग्री होगा तो राइट एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट एंगल कहलाएगा। ये देखिए डायग्राम, इस तरह से डायग्राम बना, ये राइट एंगल कहलाया। तो राइट एंगल बराबर फॉर्मूला होता है समकोण त्रिभुज का कि हाइपोटेनस इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस यानी कर्ण बोलते हैं। और इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार। तो कर्ण बराबर यानी एसी बराबर फॉर्मूला होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। यानी एच बराबर होता है एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, है ना। क्योंकि हाइट देगा तो बेस निकालना रहेगा, हाइट और बेस देगा तो परपेंडिकुलर निकाल दोगे। जनरली ये फॉर्मूला जो है आपका किस में प्रयोग होता है? तो ट्रिगो चैप्टर में प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए। अब आइए अधिक कोण। अधिक कोण को बोला जाता है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल जो होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक हो। पूछेगा कि जिस कोण का मान 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम, तो उस एंगल का नाम क्या है? तो उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। तो ये देखिएगा 90 डिग्री ग्रेटर देन एबीसी, 180 डिग्री से लेस देन। ये डायग्राम देखिए बना हुआ है, ये आपका डायग्राम देख रहे हैं, 90 डिग्री से आपका अधिक है और 180 डिग्री से कम है। तो जो ये एंगल बनाया, इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। अगला है रिजु कोण। रिजु कोण को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, ठीक ना। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है कि वह कोण जिसका मान 180 डिग्री होता है, रिजु कोण कहलाता है। अर्थात ये पैरेलल गया तो ये यहां से अगर कोई रिवॉल्विंग रे गया यहां पर आके मिल गया तो ये इधर क्यों? तो ये जो कोण बनाया इसी कोण को हम लोग रिजु कोण कहते हैं। 180 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है? 180 डिग्री का। नेक्स्ट है बृहत कोण। तो बृहत कोण जो होते हैं जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल जो होते हैं वह कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 से कम हो। तो यहां से अगर कोई रिवॉल्विंग रे चला और यहाँ चलने के बाद जो एंगल बनाया इस तरह से, तो ये जो कोण बना टोटल, ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा यानी बृहत कोण कहलाएगा। और ये जो होता है आपका 180 डिग्री से बड़ा, 360 डिग्री से क्या होता है? छोटा होता है। इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। अब अगला है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है बाबू। ये देखिए, अगर यहाँ से कोई रिवॉल्विंग रे चलना प्रारंभ करती है इस तरह से, अब ये चलने के बाद पुनः आकर उसी पर मिल जाती है, तो इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण। यानी संपूर्ण कोण कितना डिग्री का बनता है? 360 डिग्री के, ठीक ना। तो अब यहाँ पर हमने कोण के टाइप्स बताया। अब मैं बताने जा रहा हूँ कोण का युग्म। युग्म देखिए कि कैसा बनता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, चलिए देखिए। अब आइए कोण का युग्म। कोण का युग्म बहुत जरूरी है, इससे सवाल आपसे पूछा था, लगेगा क्वेश्चन जो पूछा था, जो ये सवाल आपका पूछा था, देखिए मैं बता रहा हूं, इसके बाद में जवाब दूंगा। कोटि पूरक से। कोटि पूरक कोण क्या है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। कंप्लीमेंट्री एंगल जिसको बोलते हैं, दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री हो, तो कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। अर्थात देखिए ए और ए, इसमें कोई एक इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन ए बी सी,
तो ये दो एंगल में बांट रहा है, तो ये एंगल जो है ना, ये एंगल एक दूसरे का क्या कहलाएगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा, ठीक ना। तो अगर पहला एंगल हम x मान रहे हैं तो दूसरा एंगल हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस x। तो याद रखिएगा ए बी डी किसका कोटि पूरक है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल किसका है, बी डी बी सी का, या डी बी सी किसका कंप्लीमेंट्री एंगल है, तो ए बी डी का है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल। दूसरा है संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल पता ही होगा कि आपका होता है 180 डिग्री का। सप्लीमेंट्री एंगल कितना, दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, कौन होता है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए कि जब एक कोई सरल रेखा है और इसको हम दो भाग में बटा रहे हैं, ठीक ना, तो ई और ई कोण, ई कोण और ई कोण का सम कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री। जब ई कोण यानी ए बी सी और डी, तो ए बी डी का कोण अब प्लस बी डी सी का कोण, बी डी बी ए बी सी डीबीसी का जो कोण है आपका, ई कोण और ई कोण दोनों कोण का कितना होना चाहिए, सम 180 डिग्री। तो एक कोण आपका क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। पूछेगा कि दो कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, जब वह कोण सप्लीमेंट्री हो, तो कितना डिग्री का होगा, 180 डिग्री। नेक्स्ट आसन कोण, क्या कहते हैं हम लोग, आसन कोण। आसन कोण कहते हैं कि किसी एक ही बिंदु पर एक ही उभयनिष्ठ रेखा हो तथा वो उस बिंदु पर दो अन्य रे जो है आकर मिलता हो, यानी शीर्ष उसका शीर्ष एक ही हो और एक ही उभयनिष्ठ रेखा भी हो, तो वह कोण कहलाते हैं आपका आसन कोण। यानी ई कोण का क्या कहलाएंगे, आसन कोण। यानी एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी के क्या कहलाएंगे, आसन कोण। आसन कोण में क्या होता है, आसन कोण में होता है कि उसमें कोई एक रेखा उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन हो, एक रेखा क्या हो, कॉमन हो। और क्या होता है कि उसका शीर्ष बिंदु एक ही हो। शीर्ष बिंदु जब एक ही होते हैं तो आसन कोण कहलाते हैं। अब आइए शीर्षाभिमुख कोण, दूसरा पॉइंट है आपका शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है कि अगर एल है और एम है, दो पैरेलल लाइन है और ये दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्स कर रही है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो जब काट रही है तो ए एंगल का क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ई एंगल क्या कहलाएगा, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा। ई एंगल क्या कहलाएगा, ई और ई एंगल शीर्षाभिमुख कोण, ई एंगल। यानी एंगल 2 3 4 5 6 और 7 8। तो एंगल 2 एंगल बराबर एंगल 4 शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 1 बराबर एंगल 3 शीर्षाभिमुख कोण, फिर एंगल 5 बराबर एंगल 8 शीर्षाभिमुख कोण, एंगल 6 बराबर एंगल 7 शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। संगत कोण या एकांतर कोण, तो ध्यान रखिएगा संगत कोण किसको कहते हैं और एकांतर कोण किसको कहते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 6 को, एंगल 1 और एंगल 6 को संगत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। संगत कोण होता है अल्टरनेटिव संगत। तो ये जो संगत कोण होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 6 ये करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल होते हैं। और एंगल 2 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 5, एंगल 2 जो है 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी संगत कोण है। एंगल 3 बराबर एंगल 7 करस्पॉन्डिंग एंगल है, और एंगल 4 बराबर एंगल 8 क्या हो गया आपका, संगत कोण है। ये संगत कोण है, ठीक ना। और होता है एकांतर कोण, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, है ना। तो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल जो होते हैं, एकांतर कोण जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण जो होते हैं, एक कोण यानी एंगल 4 एंगल 5 का एकांतर कोण कहलाएगा। एकांतर अंतः कोण भी कहते हैं। तो एंगल 4 बराबर एंगल क्या हो जाएगा 5, एकांतर अंतः कोण, और एंगल 3 बराबर एंगल क्या हो जाएगा आपका 6, एकांतर अंतः कोण से इक्वल होगा, ठीक ना। तो अभी मैंने कोण का युग में मैं बता दिया। अब मैं ट्रेंगल से रिलेटेड लेके चल रहा हूं, बहुत अच्छे टॉपिक है, माध्यिका, ऑर्थोगोनल, सब चीज देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ऑर्थोसेंटर। मैं शीर्षलंब के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, जिसका एटीट्यूड कहता हूं,
तो शीर्षलम में ध्यान दीजिएगा, यदि कोई रे आप त्रिभुज है इस तरह के, ये त्रिभुज है और इस त्रिभुज में जो हम लंब डालेंगे इस शीर्ष से ए, गुड मॉर्निंग सर जी, बी, सी, एक त्रिभुज ए से जो हम लंब डालेंगे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये परपेंडिकुलर कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालेंगे हम तो एक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा, है ना। तो ये जो 90 डिग्री का कोण बना रहा है किस त्रिभुज में, तो इस त्रिभुज के जो इसी को हम लोग बोलते हैं शीर्ष लंब। क्या बोलते हैं, शीर्ष लंब। और इसको जो बोलते हैं ये जो यानी जो लंब डाल रहे हैं, लंब द्वारा जो पॉइंट कर रहा है इस पॉइंट को बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर, है ना। इस पॉइंट को यानी लंब द्वारा जिस बिंदु पर मिल रहे हैं उस बिंदु का नाम क्या पड़ जाता है, ऑर्थो सेंटर। तो इसमें आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसका नोट्स में आपको दिखलाऊंगा, उस पर बताऊंगा मैं। तो देखिए शीर्षलंब में क्या होते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्षलंब समगामी होते हैं। किसी भी त्रिभुज का जो शीर्षलंब होते हैं वो शीर्षलंब कैसा होते हैं, ये जो शीर्षलंब डाल रहे हैं, ये शीर्षलंब डाल रहे हैं, तो शीर्षलंब जो होते हैं वो संगामी होती हैं, है ना। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब को देखने, किसी त्रिभुज जो है कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षलंब द्वारा जो कटान बिंदु होते हैं उस कटान बिंदु को शीर्षलंब बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर यानी शीर्षलंब बिंदु कहा जाता है ना। तो ये आप याद कर लीजिएगा, इससे रट लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है, ये पॉइंट को हमने एच दे दिया, कहेगा कि किसी त्रिभुज में शीर्षलंब के द्वारा कटान बिंदु को क्या कहा जाता है, तो शीर्षलंब बिंदु कहा जाता है यानी ऑर्थो सेंटर कहा जाता है, ठीक ना। तो या इसी को हम लंब केंद्र भी कहते हैं। ऑर्थो सेंटर का नाम भी पड़ता है लंब केंद्र, हिंदी में लंब केंद्र। क्या हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको, लंब केंद्र कहते हैं, ठीक ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए देखिए माध्यिका, मेडियन। अगर एक किसी भी त्रिभुज दिया हुआ हो और उस त्रिभुज से शीर्ष से जब हम कोई एक रेखा ड्रा करेंगे तो वह रेखा जो है दो समान यानी वो भुजा दो जो है दो समान भागों में डिवाइड करता है, और यहां से एक खींचा मैंने और ए, तो ये दोनों ए भाग ए और ए समान इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो यह जो है आपका माध्यिका कहलाएगा, यानी पी क्यू आर आपका क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। और ये जो है इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ये जो पॉइंट बना इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ सेंटरवाइड कहते हैं, सेंटर वाइड, जिसको हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक। और ये जो हुआ आपका पी क्यू आर यानी पी क्यू तथा आर, वो जो माध्यिका है BC AC एंड AB का, BC माध्यिका, BC AC एंड AB, BC AC एंड AB का क्या कहलाता है, PQR माध्यिका कहलाता है। और ये तीनों जो माध्यिका के है ये जिस बिंदु पर मिल रही है उस बिंदु का नाम पड़ता है सेंटर वाइड यानी केंद्रक। क्या कहलाता है, केंद्रक। यानी तीन माध्यिकाओं के द्वारा कटान बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग, केंद्रक कहते हैं। ये भी इसमें पॉइंट आप याद रखिएगा कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं का योग उसके माध्यिका के यानी कहने का मतलब ए बी प्लस बी सी, यानी ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो भुजा यानी ए बी प्लस बी सी का मान बड़ा होगा तीसरे भुजा के माध्यिका से दोगुने से, तीसरे भुजा के माध्यिका के 2 गुना से
ये दोनों भुजा के बराबर हो बड़ा होगा, यानी 2BQ। 2BQ से क्या होगा आपका बड़ा होगा। अर्थात किसी त्रिभुज के दो भुजाएं का योग तीसरे भुजा पर डाल माध्यिका के 2 गुने से क्या होती है बड़ा होती है। ये माध्यिका का प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यही मैं आगे चल के मैं पूरा बताऊंगा और इस पर थोड़ा नोट्स डालेंगे हम आपको, आप देखते रहिएगा। और बहुत से बहुत ज्यादा वीडियो मैं नहीं बनाना चाह रहा हूं अभी ज्यादा समय के लिए, क्योंकि आपको देखने में परेशानी न होगी। तो चलिए हम आपको यहीं से टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट डे में मैं आपको बताऊंगा और मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद मैं वीडियो के क्या करूंगा अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।